वेलकम टू केमोलिक एजुकेशन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक में जो है वो आपका 12th में है। 12th में जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन ग्रुप है और जीरो गैसेस है। ठीक है, और 11th की अगर हम बात करें तो 11th में कार्बन फैमिली है और बोरोन फैमिली। ठीक है, कुल मिला के 6 ग्रुप होते हैं। जो 11th में आपके 2 ग्रुप हैं स्टार्टिंग के, बोरोन और कार्बन। और अगर 12th की बात करें तो 12th में आपके 4 ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल कोई बात नहीं करने वाले। ठीक है, टॉपिक वाइज बात नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको 12th में और 11th में दोनों में देखने को मिलेगा। मेजर जो पार्ट है वो आपको 12th में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बेसिकली 11th 12th को लेकर नहीं, नीट और आईआईटी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में एक टॉपिक है जो आपको बहुत देखने को मिलता है, वो है ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, एसिडिक स्ट्रक्चर्स, यही कह लो। पी ब्लॉक के एसिड्स, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एसिड्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, नाइट्रोजन ग्रुप जब आप स्टार्ट करोगे, पहले नाइट्रोजन ग्रुप है, देन ऑक्सीजन ग्रुप है, देन हेलोजन ग्रुप है एंड देन लास्ट में जीरो ग्रुप है। तो नाइट्रोजन फैमिली वाला जब आप पार्ट स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन के एसिड्स देखने को मिलेंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है, नाइट्रस एसिड का HNO2 है। ठीक है, उसके बाद आपको फास्फोरस के बहुत सारे एसिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्फोरस के ही देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी में। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का क्या है, H3PO4। फास्फोरस एसिड का क्या है, H3PO3। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरस एसिड है। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। तो इन सब के हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखने हैं, उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। तो क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स हमें सब याद ही करने हैं कि इनके पीछे कोई कंसेप्ट है जिससे हमें याद करने में आसानी रहे? तो ऑब्वियसली इनके पीछे एक कंसेप्ट है। ठीक है, इनको कोई याद करने वाली मैटर नहीं है, हमें इसके पीछे का कंसेप्ट समझना है। अगर आपने इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लिया तो आपको याद करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हमारा पी ब्लॉक का चैप्टर। ठीक है, पी ब्लॉक चैप्टर जो है उसका एक टॉपिक है ये ऑक्सा एसिड। ऑक्सा एसिड, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, अब ऑक्सा एसिड में सबसे पहले इस कंसेप्ट को याद करने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आप 11th क्लास में या यूं कह लो जब भी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो और उस कॉन्फ़िगरेशन में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने। ठीक है, तो जैसे मैं पी ब्लॉक एक साथ लिखता हूँ। पी ब्लॉक में देखो कौन कौन सा ग्रुप होता है। बोरोन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है और हेलोजन ग्रुप होता है। और लास्ट में जीरो गैसेस होती है। जीरो गैसेस के कोई एसिड होते नहीं है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्योंकि ऑक्सा एसिड पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं। अब तुम्हें इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होगी तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे ये भी आप जानते हो। ठीक है, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी, तो जितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जैसे बोरोन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो 2p1 और 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगा, +3। ठीक है, मैं ऑक्सा एसिड से पहले उसमें जो कंसेप्ट काम में आने वाला है वो समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो बोरोन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3, यानी कि वो अपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, +3। उसी तरीके से कार्बन कितने डोनेट कर सकता है, +4। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और ऑक्सीजन की बात करें तो +6। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात करें तो आप कहोगे यार फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा हाइजीन का एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन बोरोन कार्बन की नहीं, इनके पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की अगर बात करूं तो मैं कार्बन, सिलिकॉन सबकी बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस सबकी बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 होगी और फास्फोरस की भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 ही होगी। ठीक है, आर्सेनिक की वगैरह वगैरह जो इसके नीचे सारे एलिमेंट्स हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 ही होगी। ठीक है, तो अगर हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7। तो ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है,
जैसे बोरोन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये जो हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आ रही बात समझ में? सेम कार्बन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p2, तो आखिरी शेल कौन सी है? सेकंड शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ये 4। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप सीख चुके हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको अच्छे से आता भी होगा, ठीक है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं वो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ठीक है। देखो ऑक्सा एसिड का जो याद करने का तरीका है, या यूं कह लो कि इनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है, ठीक है, तो आप किसी भी एसिड का नाम अच्छे से पता कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया दे दिया, बाकी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें। आखिरी शेल के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है? ठीक है। अब ऑक्सा एसिड की बात करो। अब जो हमें बात करनी है वो करनी है पायरो एसिड्स की, जिनके प्रीफिक्स जो है जिनका पायरो लगता हो, और दूसरी जिनके प्रीफिक्स मेटा लगते हैं, ठीक है। तो मेटा और पायरो ये किस कंडीशन में लगते हैं? ठीक है। तो देखो मेटा वाले जो है, जब भी आप किसी एसिड से H2O रिमूव करते हो, ठीक है, चाहे वो सल्फ्यूरिक हो, मतलब एक एसिड, जो भी हमने यहाँ पे एक एसिड, ठीक है, परोक्सो, अस और हाइपोअस, किसी में से भी अगर आप H2O रिमूव करते हो, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हो, तो जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा मेटा, ठीक है। मेटा प्रीफिक्स लगेगा। अब आप अगर एक एसिड से रिमूव कर रहे हो तो एक जो भी सेंट्रल एटम का नाम है वो एक एसिड से नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी। तो देखो जैसे मान लो H3PO4 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपनी, तो इसका नाम जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर आप इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा HPO3, ठीक है। तो जो इसका नाम होगा वो होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने H3PO3 ले लिया, अब इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। अगर आपने इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव किया है, किसमें से? इसमें से अगर एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा, देखो पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होगा? HPO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरस एसिड। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो मेटा जो प्रीफिक्स है, मेटा प्रीफिक्स कब लगता है? मेटा प्रीफिक्स तब लगता है जब हम किसी भी एसिड में से H2O रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम बात करें H2SO4, ठीक है, इसमें से H2SO4। अब अगर हम इसकी बात करें H2, इसमें से H2O रिमूव करें तो ये जो बनता है वो बनता है SO3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सही है? ये है? क्लियर है? नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। ये कोई एसिड है क्या? ये ऑक्साइड है, ठीक है। तो जब ये एसिड है ही नहीं तो ये रूल अप्लाई कैसे होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड हम जब लगाते हैं जब किसी भी चीज से H2O निकालते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, SO3 एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको आप सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरस ऑक्साइड कुछ भी बोलते हो, सॉरी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड हो गया ये, क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से H2SO3 निकालोगे तो H2SO3 से अगर निकालोगे तो SO2 बनेगा, जिसको हम सल्फ्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो मेटा तब लगता है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मेटा का कंसेप्ट भी आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब जो बच रहा है वो दूसरा है पायरो का। पायरो की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो अब हमें जो बात करनी है वो करनी है स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो यानी कि जो भी सारे एसिड्स हैं, जितने भी एसिड्स की हमने अभी बात करी, ठीक है, तो उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब कोई भी एसिड, अब देखो स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखी होगी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो होगा कुछ ऐसा, हाफ, ठीक है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस कैटायन, प्लस नहीं, माइनस कैटायन चार्ज एंड प्लस एनायन चार्ज, एनायन चार्ज। ये आपने हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। इसी हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से हमने, अब देखो मैं पूरी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीक्वेंस वाइज चैप्टर चलते हैं, आप रैंडमली पी ब्लॉक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आपने केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से आ रहे होंगे, तभी आपने पी ब्लॉक स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो हम रैंडमली कोई भी एसिड उठा लेते हैं। देखो सबसे पहले हम उठाते हैं H2SO4, ठीक है, ठीक है, H2SO4, उसको मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताता हूँ। देखो सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है? सल्फर। सेंट्रल एटम है यहाँ पर सल्फर, ये, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखूं तो सेंट्रल एटम का फॉर्मूला, इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 सल्फर के, क्योंकि सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम कौन होता है? तो मोनोवैलेंट एटम होते हैं हाइड्रोजन और सारे के सारे हैलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब हैलोजन होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो मोनोवैलेंट एटम है 2, और कोई भी कैटायन या एनायन चार्ज नहीं है, तो बात खत्म, ठीक है। इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। 4 का मतलब है sp3, 4 का मतलब है sp3। तो यानी कि sp3 का मतलब है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। वो क्या है? टेट्राहेड्रल। देखो टीडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है टेट्राहेड्रल का, ठीक है, टेट्राहेड्रल। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो कि टेट्राहेड्रल का शेप कैसा रहता है। तो टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री वो कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रहती है। अब देखो यानी कि हमें जो मॉलिक्यूल बनाना है वो कुछ इस टाइप का ही बनाना है, ये तो फिक्स है। अब इनमें हमें बाकी के सारे आइटम्स अरेंज करने हैं। अब देखो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 4, तो ये हो गए 4 के 4 ऑक्सीजन। अब हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो, उसकी वैलेंसी दो होती है, तो वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, या तो वो बनाएगा जो बनाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के 6, बॉन्डिंग में गए हैं 4, ठीक है, 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि 2 और हैं, तो 2 वो ये बना लेंगे इसके साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब 2 तो पाई बॉन्ड बना दिए, तो ये 2 ऑक्सीजन तो रह गए, तो ये भी तो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल होंगे, तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और ये हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, जो कि हो गया आपका टेट्राहेड्रल। वो क्या हो गया आपका? टेट्राहेड्रल, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी मदद करेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो करेगा ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, जो आपने 11th क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। रैंडमली दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं।
H3PO4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? H3PO4। अब इस वाले को मैं आखिरी बार सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी फिर उसके बाद आपको सबको हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट सॉल्व करके निकालनी है, ठीक है। इसकी जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। तो 5 और 3 8, उसका आधा 4। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी sp3 हो गई है तो यानी जो इसका स्केलेटन होगा वो भी टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, यानी कि ये हो गया टेट्राहेड्रल स्केलेटन, ठीक है, या ज्योमेट्री जो भी कहते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 4। तो ये 4 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए इसके, ये हो गए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, बॉन्डिंग में गए हैं 4, यानी कि एक और बचा है, वो बना लेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अब बाकी के 3 ऑक्सीजन क्या करेगा? वो 3 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गई फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं कोई और एसिड लेता हूं, ठीक है, और एसिड लेते हैं यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल बताओ कौन सा लें? सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं, H3SO2, नहीं SO3 यानी H2SO3, ठीक है। इसकी भी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 है, तो 6 प्लस 3 सॉरी H2SO3 है, H2SO3, हाँ। तो 6 प्लस 2 8, 8 का आधा 4। तो यानी कि इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। चुप गाड़ी होगी। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। ये हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? ये, और ये हो गया आपका लोन पेयर, ठीक है। अब देखो ये दिखने में अच्छा तो नहीं लग रहा, तो बेटर है इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये ऊपर लोन पेयर बना लिया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया H2SO3 की स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनाया, फिर से बता देता हूँ, मुझे पता है ये मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। सल्फर H2SO3 का जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, यानी कि sp3। और अगर ये ज्योमेट्री sp3 है तो टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। टेट्राहेड्रल में हमें पता है कि ऑक्सीजन कितने? 3, तो ये 3 ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। लेकिन जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, यानी कि 4 तरफ होंगे अरेंजमेंट। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। बाकी 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, वो भी डबल बॉन्डेड बनाएंगे, ठीक है। और एक जो है वो लोन पेयर रह गया, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें आइडिया लगेगा कि आखिर ज्योमेट्री जो रहेगी, स्ट्रक्चर जो रहेगी, वो किस टाइप की रहेगी, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो H3PO3 ले लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम H3PO3, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और इसका स्ट्रक्चर खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आई थिंक ये चौथा एग्जांपल है, ठीक है, चौथा एग्जांपल है। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, वो भी टेट्राहेड्रल होगी। कैसे? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 है हाइड्रोजन, तो 5 प्लस 3 8, और 8 का आधा जो हाफ करना है हमें, तो वो हो गया 4। तो यानी इसकी भी जो ज्योमेट्री है वो होगी आपकी sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी? sp3। रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा, चलो बेटा है sp3। तो यानी कि फास्फोरस की जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी होगी। फास्फोरस का एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि फास्फोरस में ये जो डबल बॉन्ड है ये मस्ट रहेगा। फास्फोरस का कोई भी एसिड होगा उसमें ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये मस्ट है, ठीक है, ये होगा ही होगा फास्फोरस के केस में, तो इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है। फिर बचे हुए 2 ऑक्सीजन ये रहे, यानी कि 3 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने, 3, तो 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट लगेगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड। देखो मैंने पता है कैसे लगाया, ठीक है। 6 और 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और फॉस्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एसिड कौन सा बताओगे, बताओ। नेक्स्ट एसिड हमने नाइट्रिक एसिड में लिया HNO3, ठीक है। अब HNO3 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और एक मोनोवैलेंट एटम है, यानी कि टोटल हो गए 6 का आधा होता है 3, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी वो है sp2, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो होगी ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रहेगा, एक ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्डेड से, तो यानी कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये हम जानते हैं। देखो कैसे, नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। ये होती है, अब ये हो गई आपकी 2s ऑर्बिटल, ये हो गई आपकी 2p ऑर्बिटल। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमारी बात समझ में। तो अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं HNO3 का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम गलती जो होती है वो इसके स्ट्रक्चर में होती है। क्योंकि हम नाइट्रोजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के 5 बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है वो देखो, ये नाइट्रोजन की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला पार्ट जो है इसको ध्यान से समझना कि नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s एंड 2p, ये 2s2 2p3, ठीक है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड इस तरीके से बनाता है, जैसे अमोनिया का केस की अगर हम बात करें NH3, ठीक है, NH3 जो हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए और ये वाला एक लोन पेयर रह गया, ठीक है। इस तरीके से NH3 का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब HNO3 के केस में क्या हो रहा है कि एक तो आ गया ये OH, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आ गया OH, ठीक है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन आ गया जिसने डबल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना लिए और एक ये रह गया लोन पेयर। अब ये वाला जो लोन पेयर है वो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अगले ऑक्सीजन के साथ, तो यानी कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 है वो इलेक्ट्रॉन 2p वाले, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर हो गई है वो हो गई है ट्रायगोनल प्लेनर। तो इस बात का ध्यान रखना कि HNO3 में जो एक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो HNO3 का ये केस हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगली स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे एसिड है हमारे पास, हमने बहुत सारे एसिड बनाए, मेटा पायरो सबके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, फॉस्फोरिक एसिड बना लिया, फॉस्फोरस एसिड बना लिया। अब एक और बनाते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। कौन सा, अब जो भी नंबर हो मैं 4th नंबर डाल रहा हूँ, अब अपने हिसाब से डाल देना, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब अगर नाइट्रस एसिड मुझे बनाना है तो यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से एक कम, और नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5, यानी कि मुझे बनाना है +3 वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनाना है मुझे +3, ये हो गया 4, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हो गया 3, तो ये हो गया HNO2 नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 1, ठीक है, 5 + 1 6, उसका आधा
3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। यहाँ जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिखा था मैं उससे निकाल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 1, टोटल हो गया 6, कोई चार्ज एनायन कैटायन का प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद मुझे उसको वैल्यू को हाफ करना था, तो आ गया 3, यानी कि sp2, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो होगी ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये हो गई ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3, सॉरी 2 ही है, तो 2 ही है और हाइड्रोजन एक ही है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और ये हो गया इसके 3 बॉन्ड, ये वाला जो रहेगा वो रहेगा लोन पेयर। ये हो गई इसकी sp2 ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री हो गई sp2 और शेप जो है इसका हो गया वी शेप या फिर बैंड शेप। ठीक है, कुछ बुक्स वी शेप लिखती है और कुछ बुक्स बैंड शेप लिखती है। ठीक है, H2O जैसा स्ट्रक्चर है इसका भी। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 1 लोन पेयर है। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। उसके बाद ठीक है, इसके बाद हाइपोनाइट्रस एसिड की बात कर लेते हैं। लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड। अब हाइपोनाइट्रस एसिड में यानी कि मैक्सिमम -4। ठीक है, मैक्सिमम -4 यानी कि +5 मैक्सिमम होती है, मुझे +1 वाली बनानी है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा HNO। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ लिया, -2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन मुझे कितनी चाहिए? +1, तो एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया, हो गया +1। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो गई है अगर +1, तो नाइट्रस एसिड की खासियत ये है कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर के फॉर्म में मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहते हैं, यानी कि H2N2 और O2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपस में भाईचारा निभाते हैं। तो H2N2 O2 की स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो देखो 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक OHU आ गया, एक लोन पे ये, एक लोन पे ये और एक OH से, ये हो गई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होती है नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है क्योंकि सिंगल फॉर्म में ये स्टेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और कोई एसिड बताएं? हाँ, अब हम थोड़ा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड की बात करते हैं। कौन सा नंबर हो गया? 7। अब हम बात करते हैं हाइपो नहीं, पर ऑक्सो की बात करते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग। पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड याद करो, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, जिसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरेटिकल मेथड से कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम से ज्यादा आती थी। ठीक है, H2SO5 याद करो, अभी का ही लेक्चर है भाई, याद कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग याद नहीं आता तो फिर वीडियो देख रहे हो फटाफट पैक करो और देख लो एक बार। ठीक है, H2SO5 देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर की 6। ठीक है, 6 + 2 10, सॉरी 6 + 2 8, 8 का आधा 4, यानी कि स्ट्रक्चर जो है इसकी वो है sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। अब इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो देखो 5 यानी कि -10 और 2 है तो -8, -8 जो है उस साइड जाएगी तो +8, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे आ रही है +8, लेकिन मैक्सिमम होती कितनी है उसकी? मैक्सिमम होती है उसकी +6। ठीक है, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो है आपकी टेट्राहेड्रल। ये हो गए है 4 ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड था, ये H था, ये H था। ठीक है, इससे जुड़ा रहता है एक OH। ठीक है, इससे जुड़ा होता है ये OH, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको ही बोलते हैं पर ऑक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी बॉन्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पर ऑक्सी बॉन्ड क्यों होता है? अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसकी हो गई -2, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये -2 में तो एक माइनस ये ले गया, एक माइनस ये ले गया, तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो इस पे प्लस चार्ज कितना? 1 2 3 4 5। ठीक है,
क्या ये हो गया -1, ठीक है। तो यानी इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, 4, 5, 6 प्लस 6, ठीक है, ये -2। अरिवासन में तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6 आरिवासन में, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम 8th वाले पे। 8th में बताओ कौन सा एसिड बना है, ठीक है। H3PO3 फॉस्फोरस के हो गए, फॉस्फोरिक, अब सब से इसी मेथड से बन जाएंगे। अब थोड़ा पायरो और मेटा पे चलते हैं, ठीक है। पायरो वाले भी चलते हैं पहले, पायरो के, ठीक है। पायरो फॉस्फोरिक एसिड, देखो पायरो वाले एसिड बनाना और भी आसान है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा, तुम्हें पता है कि जो पायरो था वो 2 फॉस्फोरिक एसिड लिए थे हमने, एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से, एक फॉस्फोरिक एसिड, तो उसमें से हमने H2O निकाले थे। तो सिंपल यही करना है स्ट्रक्चर में, ये 2 फॉस्फोरिक एसिड बना दो, ये एक फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मेथड तुम्हें आता ही, अभी फॉस्फोरिक एसिड बना के आई हुई, ठीक है। बार बार खेलने में मजा तो आता है नहीं, ठीक है, कि बार बार मैं तुम्हें पूरा मेथड बताऊं और सिखाऊं, ठीक है। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से हमें क्या करना है, H2O निकालना है। ये निकाल दिया मैंने H2O, और इस H2O को निकाल कर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी हमारी पायरोफॉस्फोरिक की स्ट्रक्चर। ये 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 करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, अरे ये करके दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। सेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बनानी है तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड बना लो और उसमें से H2O रिमूव कर दो, ठीक है। चलो एक और बना के बता ही देता हूँ, जब इतना कर लिया एक और सही, ठीक है। तो अगला जो हमारा पार्ट है 9, वो है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो तुम्हें पता है H2SO4 और H2SO4, ठीक है। इसमें से अगर हम H2O रिमूव कर रहे थे तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था, तो यानी कि वो होगा H2H2O7, ठीक है, H2H2O7। तो सिमिलरली वही कहानी है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बना लिए, 2 सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बना लिए, और उसमें से मुझे जो है वो रिमूव करना है एक H2O, ठीक है। मुझे क्या रिमूव करना है, एक H2O, ये मैंने रिमूव कर दिया H2O। अब देखो तुम्हें एक जादू दिखाता हूं मैं, ठीक है, जादू देखो। ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, देखा जादू। तो ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, बचे हुए जैसे थायो वाले हैं, ठीक है। वो और भी अभी स्ट्रक्चर्स की हमें बात करनी है, वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है। आई थिंक 30-40 मिनट का हो जाएगा। तो आगे हम क्लोरीन के एसिड्स की स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, और बचे कुचे जो एक्स्ट्रा एसिड है थायोसल्फ्यूरिक, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। डाइमर वाले, ट्राइमर वाले जो कुछ एसिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, पता नहीं एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में वैसे बहुत कम है, लेकिन हम पढ़ नीट आईआईटी के हिसाब से रहे हैं तो थोड़ा पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड जो और भी एक्स्ट्रा एसिड्स आते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे आज तक मैंने किसी वीडियो में इतना बोला नहीं है, लेकिन शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो, ठीक है। थैंक यू।